लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल्स के बिहेव, वीक बॉडी के बारे में, इन सब के बारे में धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, जैसा हम प्रीवियस कुछ टाइम से सपोर्ट की बात कर रहे थे, इस तरीके के सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, इस तरीके के सपोर्ट लगा रहे थे। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सर आप कई बार तो सपोर्ट इस वीक पे भी लगा देते हो, कई बार सपोर्ट आप इस तरीके की बॉडी के आसपास भी लगा देते हो, और कई बार सपोर्ट आप इस तरीके से लगा देते हो। तो मैं सिर्फ सपोर्ट की बात करूं, इधर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप सोचो कि ये रेजिस्टेंस की तरफ मैं इस रेक्टेंगल को लेके चला गया, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं सपोर्ट की। तो इस चीज को कैसे समझेंगे और इस चीज को कैसे क्लियर करेंगे कि सपोर्ट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कई बार इस तरीके का रेक्टेंगल लेता हूं और कई बार ये जो रेक्टेंगल होता है कुछ इस तरीके के आसपास होता है, एक सपोर्ट के आसपास। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोर्ट वह बिंदु होता है जहां प्राइस गिरते गिरते एक लेवल पर रुक जाती है। ठीक है, जहां प्राइस क्या होती है, जैसे प्राइस गिर रहा है, फॉर एग्जांपल ये प्राइस गिर रहा है, ठीक है, ये प्राइस गिर रहा है और यहाँ प्राइस आके रुक गई और स्टार्ट कर दिया यहाँ से रिवर्सल, यानी कि एक तरीके की बाइंग आनी स्टार्ट हो गई। अब वो एक विक के थ्रू भी आ सकती है, वो बाइंग आ सकती है एक लेवल्स के थ्रू, या बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ भी जब उसकी अपोजिट कैंडल बनेगी तो वहां से भी एक बाइंग दिख सकती है। तो वो क्या लेवल हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको एक सपोर्ट आइडेंटिफाई हो गया इस तरीके से, सपोर्ट लेवल इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस गिर रहा था और गिरते गिरते रुक गया था, एक फर्श की तरह काम करा, यानी कि जैसे एक फर्श हो गया, फर्श के ऊपर वो टिक गई प्राइस और उसके नीचे नहीं जा पाई, एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके के सपोर्ट बनते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, जो इस तरीके के सपोर्ट बनते हैं कई बार वो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास भी बनते हैं या प्रीवियस लो के आसपास बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको, जैसे अभी एक सपोर्ट था इधर, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो मार्केट यहीं चल रहा था और ये सपोर्ट यहीं कहीं ड्रॉ था और यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स चला गया। रिवर्स करने के बाद वापसी आया जब, तो दोबारा ये जो लो बना के गया था इसी लो के पास में आके दोबारा से उसी जगह को सपोर्ट बना लिया। तो इस तरीके की भी सपोर्ट बन जाती हैं और एक सिंगल वीक की तरह भी सपोर्ट बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी इसको उल्टा देखते हैं, जैसे ये आपको एक रेड कैंडल दिख रहा है, अभी मैं इसको एक ग्रीन कैंडल के तौर पे देखते हैं कि ये विक नीचे की तरफ से और बॉडी ऊपर की तरफ से, तो इसको उल्टा करके देखना। तो जब प्राइस यहां से रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि यहां से कोई बायर एंटर कर रहा है और एंटर करने के बाद यहां नीचे के से बाइंग प्रेशर दिख रहा है और ये पूरा का पूरा प्रेशर एक विक में क्रिएट हो गया है, दैट्स मीन यहां पे बायर है। और अगर कहीं बायर है तो उस प्राइस को थाम के बैठा है ना, जो उसके अपोजिट आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। इसका ही अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। सेम इसी तरीके से जैसे सपोर्ट अभी आपने आइडेंटिफाई किया, ऐसी ही रेजिस्टेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जहां प्राइस बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। अभी ये फर्श की तरह काम कर रहा है, वो सीलिंग की तरह काम करेगा या काम करेगा एक छत की तरह, कि जहां से ऊपर नहीं जा पा रहा प्राइस, एक जगह पर रुक के वापसी रिजेक्शन ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में आया थोड़ा सा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है, और इसको हम एज अ बायर और एज अ सेलर प्रेशर के तौर पे भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंडल वहां पे बार बार आए तो ही सपोर्ट बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक सिंगल विक से अगर हमें बाइंग दिखाई दे रही है तो वो भी एक सपोर्ट बन सकता है, और अगर वहां से सेलिंग दिखाई दे रही है तो वो भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने कुछ, जैसे कि यहां से एक विक क्रिएट हुआ, यहां से क्या आया, एक सेलिंग प्रेशर, तो इस सिंगल कैंडल को भी मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह सकता हूं क्या। अगर ये नीचे की तरफ से बनता है ऐसे तो सपोर्ट कह देता, ऊपर की तरफ से बनता तो एक रेजिस्टेंस कह सकता हूं, क्योंकि इस जोन में या इस जोन के आसपास क्या सेलर सेल कर रहा है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है नीचे से। कई बार क्या होता है, मैंने अक्सर इस बात का जिक्र भी करा है कि हम ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इस तरीके से मान लो सेलिंग प्रेशर आ रहा है या बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो इनके ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक्चुअल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि जब एक सपोर्ट ब्रेक कर जाए और उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना ले, यानी कि सपोर्ट का चेंज हो जाए रेजिस्टेंस के अंदर और प्राइस रुक जाए उस रेजिस्टेंस के आसपास। ये एक सपोर्ट है, कैंडल नीचे आई, इसको ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक करने के बाद कैंडल वापसी गई, ठीक, और इसको अब क्या बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया। अब कैंडल यहीं आसपास घूम रही है, तो
एक्चुअल में इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। इस जगह को तब ब्रेकआउट माना जाता है। सिंगल कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट के फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ब्रेकआउट नहीं होता, फेक ब्रेकआउट हो जाता है अगर सिंगल कैंडल के थ्रू मार्केट में ब्रेकआउट आता है। बट कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे बायर्स की संख्या ज्यादा होने से या सेलर्स की संख्या ज्यादा होने से जब एक मोमेंटम कैंडल आता है तो प्राइस में मूवमेंट बढ़ जाता है। उस जगह को स्कैल्पिंग के थ्रू निकाल सकते हैं और उसको एक जेन्युइन ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे बार बार विक क्रिएट हो, इधर ग्रीन कैंडल बने, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इधर से क्या बने, बार बार एक ग्रीन कैंडल बने और प्राइस एकदम से ब्रेक कर जाए एक रेड कैंडल के थ्रू, तो सिंगल कैंडल भी आपको वो मोमेंटम दिला देती है और ब्रेकआउट दिला देती है। ठीक है, इसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं। प्राइस यहाँ पे बार बार बाय हो रहा था, बार बार प्राइस बाय हो रहा था। यहाँ से पर्टिकुलर क्या जगह बन गई थी, जब एक प्राइस बार बार बाय होता है तो वहां पे क्या होता है, लोग कॉल साइड में बाय करें, यानी कि यहाँ से बाइंग हो रही है। किस साइड में, एक बुलिश साइड में, यानी कि बुलिश मार्केट को बुलिश करने के लिए बाय किया जा रहा है, या वहां से बाय किया जा रहा है अप साइड के लिए। और जब ऐसे बायर्स की संख्या एक जगह पे, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है, वो सपोर्ट क्रिएट हो गई। अब वो लिक्विडिटी जब ब्रेक होती है सिंगल कैंडल के थ्रू तो उसको ब्रेकआउट कह देंगे। अब उस ब्रेकआउट में प्राइस कैसे बढ़ेगा, मोमेंटम आएगा, तेजी से प्राइस में मोमेंटम आएगा, वॉल्यूम आपको इंक्रीज दिखाई देगी, एकदम से अचानक से तेजी से ब्रेकआउट आएगा तो, और ऐसी बड़ी कैंडल्स आपको या ऐसे बड़े मूव आपको मिलेंगे ऐसी जगह पे, तो इनको ब्रेकआउट्स कह देते हैं। इनको रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट, ये दोनों चीजें रेजिस्टेंस पे भी अप्लाई होती हैं और सपोर्ट पे भी अप्लाई होती हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास हम कैसे समझेंगे कि कब बेचना है और कब खरीदना है, ये क्वेश्चन आ जाता है, कब खरीदना है कब बेचना है। देखो इसमें थ्योरिकल चीजें इस तरीके से कुछ बताई गई हैं, लेकिन मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता, पर्सनली बताऊं, बस ये कि थ्योरिकल आपको जानना जरूरी है तो इस करके मैं बता रहा हूँ। थ्योरिकल एक चीज बताती है कि जब कैंडल एक सपोर्ट के आसपास रिजेक्शन ले जाए और कुछ रिजेक्शन कैंडल्स बनाए, या कैंडल्स का बिहेव वैसा दिखाई दे जैसे कि आपको हैमर कैंडल दिखाई देगी कोई, ठीक है, डोजी टाइप की कैंडल दिखाई देगी इस तरह की, यानी कि विक थोड़ा नीचे की तरफ से हो या स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, ग्रीन कैंडल में स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, तो वहां से जब ऐसा रिजेक्शन दिखता है तो आप मार्केट में एक क्या कर सकते हो, एक बाइंग का प्लान कर सकते हो या बाय कर सकते हो। किससे, सपोर्ट से, रेजिस्टेंस के पास में देख सकते हो। अगर रेजिस्टेंस के पास से प्राइस रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है या कैंडल रिजेक्शन लेती हुई दिख रही है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो वहां से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। अगर मैं यहां से कहूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये एक सपोर्ट था और ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, अब क्या हुआ, यहां से जब फर्स्ट टाइम प्राइस सपोर्ट के आसपास आया और यहां से मल्टीपल रिजेक्शन दिखाया, तो यहां से आप क्या कर सकते थे, एक बाई का प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सपोर्ट को बाय करना। जब प्राइस ऊपर की तरफ गया और आपने देखा प्रीवियस टाइम में भी ऊपर की तरफ प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, वहां से सेलिंग प्रेशर आया है, तो यहां से आप जैसे यहां से थोड़ा सा रिजेक्शन लेता या वीक क्रिएट करता तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे और आपको नीचे की तरफ एक मोमेंटम मिलता पुट साइड में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से बाय करते हैं और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपस में मिलके एक लंबी रेंज भी क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम मार्केट के अंदर एज अ साइडवेज मार्केट भी देखते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जितनी करीब होंगी उतनी ज्यादा मोमेंटम कम हो जाएगा कैंडल के अंदर, उतना मोमेंटम कम होने के बाद वो प्राइस एक रेंज में फंस जाएगा और प्राइस के अंदर विक्स ज्यादा क्रिएट होंगी, बॉडी कम बनेगी, मोमेंटम कम होंगे और साइड बेस जैसा बिहेव करेगा और वो रेजिस्टेंस सपोर्ट छोटी होती चली जाएंगी। कई बार ये ट्रेड लाइन के थ्रू भी होता है। ठीक है, जब साइडवेज मार्केट को आप आइडेंटिफाई करते हो, और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप ये देख लो प्राइस कहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। एग्जांपल के तौर पे अभी हमने बड़े लेवल पे यहां पे देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसको और छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने लगूं तो लास्ट टाइम प्राइस ने एक वीक क्रिएट किया यहां से, तो इस वीक को क्रिएट करने के बाद मैं यहां से एक रेजिस्टेंस समझ सकता हूं और उसके बाद फिर से यहां से रिजेक्शन लिया, तो मैं आने वाले टाइम में इसको क्या समझ लेता, सपोर्ट समझ लेता। जब इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो हम एक मोमेंटम ट्रेड कर सकते थे, यानी कि बेरिश ट्रेंड को हम कंटिन्यू देख सकते थे और पुट साइड का प्लान कर सकते थे। अब इन चीजों को लोग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि वॉल्यूम अगर बेरिश आ रहा है या वॉल्यूम अगर पुट साइड का आ रहा है तो वहां हम पुट का प्लान करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि कॉल राइट ज्यादा हो रहा है कि पुट राइट ज्यादा हो रहा है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, डेटा एनालाइज के थ्रू भी देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको कैंडल्स के अकॉर्डिंग ही
समझ में आ जाती है कैंडल्स कैसे बन रही है। अभी मैं कैंडल्स बिहेव के बारे में बताने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा कि कैंडल्स के अंदर ही आप ये सब चीजें कैसे देख सकते हो, वॉल्यूम को, लिक्विडिटी को कैसे पहचान सकते हो, क्या लगता है आपको सेलर्स कहाँ हैं, बायर्स कहाँ हैं, या ब्रेकआउट्स होने पे कहाँ से मोमेंटम आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो इतना समझ लो, और बाकी अभी चलते हैं कैंडल्स बिहेव के बारे में। अगला टॉपिक रखते हैं कैंडल्स का बिहेव।